हेलो दोस्तों, मैं विपिन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे लाइट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। हमने कल ध्वनि पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे लाइट के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर पढ़ता है फिजिक्स के अंदर। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो लाइट से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज देखते हैं लाइट चैप्टर। लाइट का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। प्रकाश जो होता है किन कणों से बनकर बना होता है? न्यूट्रॉन, परमाणु, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो देखो, जो हमारा प्रकाश होता है वो प्रकाश जो यात्रा करता है तरंगों के रूप में। कैसे? तरंगों के रूप में यात्रा करता है। प्रकाश किसके रूप में यात्रा करता है? तरंगों के रूप में। देखो, प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है? यात्रा करता है। और प्रकाश तरंग जो होती है वो कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। इस प्रकार से तरंग से रूप में क्या करता है? यात्रा करता है। और ये छोटे छोटे फोटॉन होते हैं, इसके छोटे छोटे फोटॉनों के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे फोटॉनों के रूप में और तरंग के रूप में यात्रा करता है। और प्रकाश की जो तरंग होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोटॉन। मतलब जो हमारा प्रकाश है वो फोटॉन, छोटे छोटे फोटॉन के रूप में यात्रा करता है। प्रकाश तरंग किस तरंग है, यानी प्रकाश की किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश की तरंग मैंने अभी बताया आपको क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है हमारी ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि क्या है? किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, और देखो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में समझो। अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो करती है, जो कंपन करती है वो आगे की ओर को कंपन करती है। ऐसे समझ लीजिए, जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग है वो कंपन किस प्रकार से करती है? इसमें जो कंपन होती है दिशा की तरफ को होती है। और अनुदैर्घ्य में जो कंपन होती है वो कैसी होती है? लंबवत होती है। इसमें दिशा के लंबवत होती है और इसमें कैसी होती है? दिशा की ओर ही होती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय रूप की खोज किसने की थी? तो जो लाइट है, लाइट में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किसने बताया था? इसके बारे में आपको बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में शेल ने, न्यूट्रॉन ने, मैक्सवेल ने या फैराडे ने, किसने बताया था कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय बारे में किसने खोज की थी? तो जब न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने किसकी खोज की थी? ग्रेविटी की। और मैक्सवेल और फैराडे ने किसकी खोज की थी? तो कैपेसिटर की। इसे हम संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने किसकी खोज की थी? चुंबकत्व की। किसकी? चुंबकत्व की। फैराडे ने किसकी की थी? धारिता की। और न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तरंग सिद्धांत मतलब किसने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है? पहली बार प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? न्यूटन ने, हाइगेंस ने, प्लांक ने या अपवर्तन? ये अपवर्तन तो क्या है? एक गुण है प्रकाश का। ठीक है, तो बात करें जो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत जो प्रस्तावित किया था, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन को तो अभी हमने बताया था। क्या किया था न्यूटन ने? ग्रेविटी का नियम दिया था। और किसने बताया था? प्लांक ने बताया था। प्लांक ने बताया था कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में? तरंगों के रूप में यात्रा करता है। और प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, ऐसे तरंगों के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? यानी इनमें से कौन सी घटना है जो बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या यंग। तो देखो, व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण में क्या होता है? कहीं जब दो सेम आवृत्ति की 2 किरणें एक जगह जाके मिलती हैं तो या तो प्रकाश को तीव्र कर देती हैं, प्रकाश को 0 कर देती हैं। ये क्या हो गया हमारा? व्यतिकरण। विवर्तन की बात करें तो विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश को अवरुद्ध, ऐसे मान लीजिए प्रकाश चला और प्रकाश के रास्ते में क्या आ गया? अवरुद्ध आ गया। उस अवरुद्ध के कारण उसने दिशा को मोड़ लिया, उसे कहते हैं हम विवर्तन। ठीक है, तो ध्रुवीकरण क्या होता है? ऐसे आपने देखा होगा फोटोग्राफी में इसका यूज होता है ध्रुवीकरण का। जैसे फोटोग्राफर होते हैं तो उनके पास होती है फॉक्स मारने वाली छतरी सी होती है, उसे फॉक्स मारते हैं जिसका फोटो खींचते हैं उसके ऊपर।
ठीक है। तो उसमें वो घटना कौन सी होती है, ध्रुवीकरण होती है। तो ध्रुवीकरण से हमें पता चलता है कि प्रकाश की जो तरंग है वो कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो विवर्तन मैंने क्या बताया आपको, विवर्तन क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये आपने टॉर्च ली, ठीक है, ये क्या है, टॉर्च है। मान लीजिए ये क्या है, दीवार है। तो आपने इस पर क्या मारा, फोक्स मारा, ठीक है। जैसे ही इस पर फोक्स पड़ा तो आगे क्या पड़ गई, दीवार। दीवार पड़ने के कारण क्या है, ये प्रकाश अपनी क्या रास्ता को मोड़ लेगा, क्या कर लेगा, रास्ता को मोड़ लेगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा, यह होता है प्रकाश का विवर्तन। और विवर्तन को सबसे पहले किसने बताया था, तो विवर्तन को बताया था ग्रिमाल्डी ने। किसने, ग्रिमाल्डी ने सबसे पहले विवर्तन के बारे में बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश के विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। तो बात करें, देखो न्यूटन ने ग्रेविटी को नियम दिया था, मैक्सवेल ने बताया था चुंबकीय प्रकाश के चुंबकीय रूप, और आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था कि ई बराबर जो यानी एनर्जी होती है मास गुणा प्रकाश की स्पीड के स्क्वायर के बराबर होती है। ये किसने दी थी, आइंस्टीन ने इसको इक्वेशन दी है। क्या है ये, E बराबर एम सी स्क्वायर। ई क्या है, एनर्जी, एम क्या है, मास यानी द्रव्यमान, सी क्या है, प्रकाश की चाल। यानी प्रकाश की जो एनर्जी है वो द्रव्यमान तथा प्रकाश की चाल के स्क्वायर के बराबर होती है। ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो देखो विवर्तन प्रकाश में भी होती है और ध्वनि में भी होती है। बात करें, देखो परावर्तन भी दोनों में होता है, अपवर्तन भी दोनों में होता है, लेकिन ध्रुवण, ये ध्रुवण की जो प्रकृति है वो केवल किस में होती है, लाइट में प्रयोग होती है, यानी प्रकाश में होती है। यह ध्वनि में यह ध्वनि में नहीं होती है, ठीक है। ध्रुवण की जो ध्रुवण है वो किस में नहीं होता, वो हमारे ध्वनि में नहीं होता है। ध्रुवण केवल प्रकाश में ये होता है, ठीक है। और ध्रुवण क्या है, मैंने बताया था अभी, जस्ट फोकस डाल के क्या किसी की फोटो वगैरह क्लिक करते हैं वो क्या है, ध्रुवण ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित किसी अवरुद्ध की ओर या किनारे की से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। किसी अवरुद्ध से की कोर से मुड़ना क्या कहलाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, मान लीजिए ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है, ये क्या है, दीवार मिल गई। आगे आपने क्या डाला, फोकस, इस पे क्या मारा, प्रकाश मारा, टॉर्च मारी। तो इसके बाद अवरुद्ध मिलने के कारण क्या हुआ, ये प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, विवर्तन। आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो हमने जस्ट अभी देखा था कि कौन सा सिद्धांत करता है, तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है कि प्रकाश तरंग के रूप में यात्रा करता है। तो ये कौन सा, व्यतिकरण कहता है कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में यात्रा करता है। कैसे, व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण को मैंने अभी जस्ट बताया, एक बार फिर समझ लीजिए कि जब कोई दो समान आवर्ती की प्रकाश किरणें एक साथ जाके कहीं मिलती हैं तो या तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं या दोनों का मिलकर प्रकाश बहुत अधिक प्रकाश हो जाता है। ये क्या है, व्यतिकरण है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंगों के समान, तरंग तथा कण दोनों के समान, कण के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं। तो देखो प्रकाश जो होता है वो हमारा होता है, देखो तरंगों के रूप में यात्रा करता है, और छोटे छोटे फोटॉन होते हैं वो प्रकाश को क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रकाश होता है वो तरंग तथा कण दोनों के रूप में देखने को मिलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होती है, तरंग निकलती है, और फोटॉन होते हैं जो तरंगों के रूप में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तरंग एवं कण दोनों की समान होती है, ठीक है। तो आंसर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? देखो हमने पढ़ाया है, ये क्या है, ये क्या सतह है, कोई चिकनी सतह है, ठीक है।
चिकनी सतह है। अगर कोई एक मान लीजिए क्या है, अवलंब है, जब कोई प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यह क्या है, परावर्तन है। क्या है, परावर्तन, यानी जिस कोण से आएगी उसी कोण से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण चिकने तल से आके टकराती है तो वापस उसी माध्यम में चली जाती है, यह क्या कहलाता है, हमारा परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि तरंग, प्रकाश तरंग कैसी है। तो हमने जस्ट दूसरा ही क्वेश्चन था हमारा कि जो प्रकाश की तरंग होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। और अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है, ये ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आगे बढ़ते हैं। लगभग सूर्य लगभग 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से एनर्जी दे रहा है। तो सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान में किस दर से कमी हो रही होगी। तो देखो, एक आइंस्टीन की इक्वेशन थी हमारी, E बराबर mc²। मतलब अगर एनर्जी निकल रही है, अगर कोई भी एनर्जी निकल रही है, E बराबर क्या होती है, mc²। अगर जो एनर्जी है वो उसके मास तथा प्रकाश की स्पीड के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अब जो एनर्जी कितनी निकल रही है सूर्य से, 4 गुणा 10 की पावर 26 निकल रही है। ठीक है, तो एनर्जी कितनी है, 4 गुणा 10 की पावर 26। ठीक है, और मास हमें पूछ रहा है कि कितना द्रव्यमान कम हो रहा है, तो द्रव्यमान हमें निकालना है। ठीक है, और प्रकाश की स्पीड क्या होती है हमारी, 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या निकालना है, m निकालेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर 26, और ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएंगे, बटे में। तो अगर हम 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 10 की पावर क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम घात ऊपर ले जाएंगे तो 4 गुणा 10 की पावर, ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, तो 26 में से 16 जाएंगी तो कितनी बची, 10 बची। ठीक है, बटे कितना, 9। तो अगर हम भाग दें 9 से तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, 4.44 गुणा 10 की पावर -9 kg पर मीटर सेकेंड, kg पर सेकेंड। मतलब अगर सूर्य अपनी 1 सेकंड में ऊर्जा कितनी निकाल रहा है, 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड निकाल रहा है, तो वो अपना 1 सेकंड में मास कितना खत्म हो रहा है कि 4.44 गुणा 10 की पावर 9 kg पर सेकंड के हिसाब से उसका द्रव्यमान कम हो रहा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 4 गुणा, लगभग में इसमें वैल्यू दे रखी है 4 गुणा 10 की पावर 9 kg प्रति मीटर सेकंड। ठीक है, kg सेकंड, यानी 1 सेकंड में 4 गुणा 10 की पावर +9 मास को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का जो सबसे पहले वेग ज्ञात किया था, तो ज्ञात किसने किया था, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या माइकलसन ने, किसने किया था। तो बात करें सबसे पहले जो प्रकाश की जो स्पीड को नापा था, किसने नापा था, रोमर ने नापा था। किसने, रोमर ने। अब गैलीलियो ने क्या बनाई थी, सबसे पहले दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। और गति के नियम किसने दिए हैं, न्यूटन ने दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका प्रकाश किस किस्म, सबसे ज्यादा किस्म है और सबसे कम किस्म है। तो देखो, अगर बात करें जल की, तो जल में होता है 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और हीरे में होता है 1.25, क्या होता है, हीरे की बात करें तो होता है 1.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है।
और निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब बताइए इनमें सबसे ज्यादा जो क्या कह रहा है, अधिकतम, सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल किसमें होती है? सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितनी? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। अगर बात करें देखो ध्वनि की, किसकी बात करें? ध्वनि की। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप की। मतलब अगर ताप को बढ़ाओगे तो ध्वनि डायरेक्ट बढ़ेगी, यानी जैसे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप तापमान को बढ़ा दोगे तो जो ध्वनि की स्पीड है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रकाश की स्पीड की बात करें तो तापमान बढ़ाओ या घटाओ, प्रकाश की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे? यानी प्रकाश की जो चाल है वैसी ही रहती है, तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माध्यम से फर्क पड़ता है कि किस वायु माध्यम में है या कांच में है या पानी में है या हीरे में है, इससे तो इसकी स्पीड क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। केवल ताप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में है होती है? तो बताइए। अभी मैंने जस्ट लिखा था, देखो इसमें पहली बार में लिखा है हीरे की चाल कितनी है? 1.25 गुणा 10 टू की पावर 8, 2.25 10 टू की पावर 8 पानी में है और सबसे ज्यादा किसकी? निर्वात में है। तो देखो अब देखते हैं। देखो मैं सबकी एक बार लिख दे रहा हूं दोबारा से, जिससे क्या हो आपको याद हो जाए। ठीक है, अगर बात करें देखो हीरे की, हीरे की कितनी होती है? 1.25 गुणा 10 टू की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और देखो पानी की कितनी होती है? पानी की होती है 2.25 गुणा 10 टू की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें निर्वात की, तो निर्वात की कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, लेकिन निर्वात के बारे में इसने पूछा नहीं है। तो कांच की, और देखें कांच पूछा है इसने, तो कांच में क्या होती? कांच की स्पीड जो होती है 2 गुणा 10 टू की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देख लो कौन सा रिलेशन सही बन रहा है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? देखो सबसे ज्यादा है पानी की, तो पानी सबसे आगे ले लेंगे। पानी के बाद किसकी है? कांच की है। कांच के बाद किसकी है? हीरे की है। देखो ये रिलेशन कहां बन रहा है? वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखो पानी यानी जल, कांच और हीरा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की लगभग कितना समय लगता है? तो देखो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बात करें तो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर के आसपास की दूरी है चंद्रमा से पृथ्वी की। और समय जो होता है वो प्रकाश जो होता है वो प्रकाश की स्पीड भी कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो अगर स्पीड की बात करें तो इस चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होती है हमारी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ये क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। अगर समय निकालोगे तो देखो चाल, दूरी क्या है? दूरी 3 लाख किलोमीटर के आसपास है। दूरी भी लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, 3 गुणा 10 की पावर 8। और प्रकाश की चाल भी कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, पर सेकंड। तो काट देंगे आप, अब काट देंगे तो समय का मान कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 1 सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू जो है लगभग में है। ठीक है, लगभग में है चंद्रमा की और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 सेकंड। यानी कि चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर कोई प्रकाश आ रहा है तो उसे मात्र 1 सेकंड लगेगा आने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो देखो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी में पहुंचने का समय लेता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लेता है वो समय लेता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो इसमें लगभग में वैल्यू दे रखी है, तो लगभग में क्या आ जाएगी हमारी? 8 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 8 मिनट यानी ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो किस में बन रहा है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो देखो, जब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो पूरा सूर्य कवर हो जाता है। पूरा सूर्य ग्रहण, अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है? पूरा सूर्य कवर हो जाता है और हमें क्या दिखती है? काली बाउंड्री दिखती है इसकी। ठीक है, चलो देखते हैं। यानी जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, सूर्य ग्रहण जब पड़ता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए। जैसे देखिए, इधर सूरज है, ठीक है, बीच में चंद्रमा आ जाए और इधर क्या है? पृथ्वी है, तब क्या पड़ता है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ठीक है, अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या पड़ता है? हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, अब जब सूर्य के लिए चंद्रमा की परछाई पूरी घेर लेती है इसे, तो हमें जो दिखाई देता है वो केवल क्या दिखाई देता है? सूर्य का बाहरी भाग दिखाई देता है ये, और इसे बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? इसे कोरोना बोलते हैं। इस बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कोरोना या किरीट बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण कब पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ता है? पूर्णमासी के दिन। कब? पूर्णमासी के दिन पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोरोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है, देखो जस्ट मैंने इससे पहले ही बताया है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तब क्या होता है? हमारा सूर्य ग्रहण होता है। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ये इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही, यानी कि जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी अगर पूरा सूर्य ग्रहण है, मतलब ऐसे मान लीजिए ये क्या? सूर्य है और बीच में क्या है? चंद्रमा है, और ये क्या? पृथ्वी है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। देखो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों को जो चंद्रमा, सूर्य क्या है? पूरा ढका हुआ दिखाई दे, यानी सूरज दिखाई ना दे, यानी पूरा चंद्रमा सूरज को घेर ले, तो क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो समय होता है वो होता है 460 सेकंड। कितना होता है? 460 सेकंड होता है। इसे अगर मिनट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7×42 माने 7 मिनट और 40 सेकंड। मतलब अगर कोई भी सूर्य ग्रहण है, पूरा सूर्य ग्रहण रहता है, कितने समय रहता है? 7 मिनट 40 सेकंड के लगभग रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और बीच में क्या है? पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी आ जाए, और इधर क्या हो जाए? चंद्रमा। देखो जब चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसके प्रकाश से चमकता है? वो चमकता है हमारे सूरज के प्रकाश से। ठीक है, अब जब क्या होता है? जब सूर्य का बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तो जब सूर्य से पहुंचने वाला प्रकाश क्या होता है? पृथ्वी पर रुक जाता है और चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी क्या हो? बीच में हो। और ये किस दिन होता है? ये होता है किसके दिन? पूर्णमासी के दिन। कब होता है? हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? अमावस के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णमासी के दिन, जिस दिन पूरा चांद निकला हो उसी दिन क्या होता है? हमारा चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और अमावस के दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो बताइए, जस्ट अभी बताया था, क्या था? प्रतिपदा या अमावस के बीच होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा या अमावस के दिन होता है। ठीक है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण,
प्रकाश के शोषण के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ निहित गुणों के कारण। तो बात करें हमारा जो कटा हुआ हीरा है या टूटा हुआ कांच है, ये किस लिए चमकते हैं? तो ये चमकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, नीचे क्या है? सघन माध्यम है, सघन, ठीक है, और वापस ये किसी में सघन माध्यम में ही लौट आए, यानी कि इसके जो कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या हो? अधिक हो। यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश सघन माध्यम से किधर जा रहा हो? विरल माध्यम की ओर जा रहा हो, तो वापस उसी माध्यम में क्या होता है? लौट आता है। ये क्या होता है? हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। पानी से उभरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ एक सिक्का किसी कारण थोड़ा ऊपर उठाई प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के परिप्रेक्षण के कारण। तो कोई भी वस्तु ऐसे पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देखता है, या पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक जगह से ऊंची उठाई दिखती है, और पानी में पड़ी हुई छड़ भी हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ये सारे किसके कारण होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है। तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अवलंब से दूर हट जाती है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अवलंब की ओर झुक जाती है। यह क्या हमारा प्रकाश का अपवर्तन। पानी में लटकाकर बैठे व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, इस किसके कारण होता है? तो ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में दिखाई देती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। ये व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसकी बात करें तो ये आंसर होगा इसका परावर्तन और विवर्तन की घटना के कारण। परावर्तन और विवर्तन की घटना के कारण। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। और विवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से अवरुद्ध होकर टकराता है तो क्या होता है? इधर उधर बिखर जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द राइट आंसर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? तो यह भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब ऐसे समझिए, जब कोई, ये क्या है? ऊपर है विरल माध्यम, नीचे क्या है? सघन माध्यम। ठीक है, ये क्या है? अवलंब है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किधर जा रही हो? सघन माध्यम में जा रही हो, तो ये इसे सीधी ना जाकर क्या होगी? अवलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। ये क्या होता है? हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इसी अवलंब के झुकने के कारण क्या होता है? हमें पानी में पड़ी हुई चीजें ऊपर उठी दिखाई देती हैं, या पानी में पड़ी हुई छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण होता है ये? या पानी में तैरती हुई मछली हमें ऊपर दिखाई देती है, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर अपनी वस्तु स्थिति अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो यह भी क्या है? हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। जैसे अगर आप पानी के गिलास लेंगे, उसमें एक सिक्का डालिए तो आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। किसके कारण? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि क्या होता है अपवर्तन में कि हमारे जब माध्यम चेंज करती है प्रकाश की किरण तो अपने मार्ग से भटक जाती है। इस कारण क्या होता है? हमें ऊपर उठाई दिखाई देता है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से ऐसा किस कारण होता है? तो ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो देखो क्या कह रहा है? ये क्या है? ये क्या सतह है? ये क्या बना लिया हमने? अविलंब है। अभिलंब क्या कह रहा है? विरल माध्यम से, तो ऊपर क्या ले लेंगे हम? विरल ले लेंगे, नीचे ले लेंगे सघन माध्यम। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किधर जाती है? सघन माध्यम में जाती है, तो वो क्या होता है? सीधा ना जाकर क्या होती है? अवलंब की ओर झुक जाती है।
क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो किधर झुकती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब ऊपर क्या हो, विरल माध्यम हो और नीचे क्या हो, सघन माध्यम हो। ये क्या है, अवलंब है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। ये कब होता है, जब क्रांतिक कोण से थीटा का मान क्या हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वापस वह उसी माध्यम में लौट आती है। ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, देखो किसमें बन रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर नहीं, सघन माध्यम से किधर जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो। तो ये थीटा क्या है, आपतन कोण है। ये थीटा का मान क्या हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी इज द राइट आंसर। इंद्रधनुष किस कारण बनता है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो इंद्रधनुष बनता है परावर्तन अपवर्तन के कारण, परावर्तन के और अपवर्तन के कारण। देखिए ऐसे मान लीजिए ये क्या है, कोई पानी की बूंद है, वातावरण में क्या है, पानी की बूंद है, इधर से सूर्य का प्रकाश निकला तो इसके बाद थोड़ा अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ, फिर बाकी उसके बाद में क्या होता है, ये 7 कलर में टूट जाती है। तो ये किसके कारण होता है, परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, मृग मृच्छिका बनने की घटना को क्या कहते हैं। देखो मृग मृच्छिका मतलब अगर आपने देखा हो गर्मियों के दिनों में एक सड़क मृच्छिका होती है, यानी रोड पर अगर आप निकलते हैं, काफी तेज धूप पड़ रही हो तो आपको लगता है कि थोड़ी दूर पर क्या है, सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पानी होता ही नहीं। तो ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऐसे ही रेगिस्तान में जब हिरन दौड़ता है तो उसे लगता है कि थोड़ी दूर पर पानी दिखाई देता है, तो दौड़ के पहुंचता है तो वहां पानी होता ही नहीं। तो ये किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मृग मृच्छिका कहते हैं। पेट व शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी क्या होती है, देखो कैमरा डालकर क्या होता है, शरीर के अंदर के अंगों को देखा जाता है, अंदर के अंग कैसे हैं, तो इसे कहते हैं एंडोस्कोपी। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है, ये करती है हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और जो हमारा लेजर है तो क्या है, से प्रकाश तंतु बोलते हैं। प्रकाश तंतु जी जो होता है वो उसमें भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तरल के से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी कोई पानी से भरा हुआ बर्तन है, उसमें आप देखेंगे ऊपर से, पानी के ऊपर से जब देखते हैं तो आपको लगता है कि तल उसका ऊपर उठा हुआ है। वो किसके कारण होता है, वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो किधर झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। इसी कारण क्या होता है, हमें उभरा हुआ तल दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है जब प्रकाश क्या हो, वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, या कांच से जल से कांच में जाए। तो देखो हमने क्या बताया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब ही संभव है जब प्रकाश की किरण कहां जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब ही होता है जब किरण प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो। तो देखो किसमें है, सघन माध्यम। देखो सघन क्या है, कांच, कांच सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो कांच से कहां जा रही हो, वायु में जा रही हो, तब हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, अगला है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। यानी जैसे ही अगर कोई कांच चटक जाता है तो कांच चटकने के बाद में क्या होता है, उसकी धारियां जो होती हैं वो दिखाई देती हैं।
जो चटकी हुई धारियां होती हैं वो दिखाई देती हैं, वो किसके कारण होती हैं? वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, देखो इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश, ऐसे बारिश हुई हो, बारिश खत्म होने के बाद क्या हो? सूर्य निकल आया हो, तो वातावरण में क्या होती है? प्रकाश, पानी की कुछ बूंदें होती हैं। जब पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश टकराता है, टकराकर यानी अपवर्तन और परावर्तन की प्रक्रिया करने के बाद क्या दिखाई देता है? हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है ये? जब पानी की बूंद किससे टकरा, प्रकाश की बूंद किससे टकराए? पानी से टकराए। तो देखो पहला ऑप्शन है हमारा, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन पर होते हैं। तो हमारा जो इंद्रधनुष कब बनता है? जब वायुमंडल में क्या हो? पानी की बूंदें हो और प्रकाश की बूंदें, प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों से टकराती है, तो क्या बनता है? हमारा इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो देखो इंद्रधनुष होता है विवग्योर। क्या होता है? विवग्योर। ये 7 रंग होते हैं किसमें? इंद्रधनुष में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है? ट्रिक है आपको याद रखने की। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या है? 7 रंग है जो किसमें पाए जाते हैं? इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। प्रकाश का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा होता है। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन और प्रकीर्णन पहली बार आया है। इसमें प्रकीर्णन बता दूं क्या होता है? प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, यानी रंगों का फैलना क्या होता है? प्रकीर्णन कहलाता है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में कहते हैं प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु में कौन सी घटना होती है प्रकाश की? तो कौन सी होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो देखो जितना भी इंटरनेट आजकल चल रहा है पूरी दुनिया में, वो इंटरनेट वगैरह किसके थ्रू चल रहा है? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यानी कि उस पर कोई सिग्नल दिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर पर, तो बिना हास किए क्या होता है? अपने स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? क्या करती है? विवर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बात करें इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने बताया क्या होता है? जब किरण सघन माध्यम से किधर जा रही हो? विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर। जितने भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या परावर्तन से उदाहरण हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन लाए गए हैं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए और दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें दीर्घ दृष्टि मतलब ये कह रहा है दूरदृष्टि दोष के बारे में बात कर रहा है। तो देखो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? मान लीजिए ये क्या है? हमारी आंख है, यहाँ क्या है? हमारा लेंस लगा हुआ है। जब कोई प्रकाश की किरण चलती हैं, तो चलने के बाद क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? ये प्रकाश की किरण जो होती है या रेटिना पर इसका प्रतिबिंब ना बनकर रेटिना के पीछे जाके बनता है। ये क्या है? क्या होती है? रेटिना है ये। ठीक है, देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, तो वो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहां बनता है? पीछे जाके बनता है, रेटिना के पीछे। अब देखो ये क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख पा सकता, यानी दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुओं से नहीं दिखाई देती हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, और ये क्या कह रहा है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं, तो पहला गलत हो गया। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। हाँ,
दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। आंख का निकट बिंदु सामान्यतः स्थिति से दूर हट जाता है। क्या हट जाता है? दूर हट जाता है। तो ये भी बात ठीक है। क्यों? पहले यहां बनना चाहिए था, बन कहां रहा है? यहां बन रहा है, तो हमारा दूसरा भी ठीक है। आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है, नहीं, ये आंख की ओर किस में आता है? निकट दृष्टि दोष में आ जाता है। तो हमारे ऑप्शन कौन से सही है? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा आंसर डी में सही है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, दूर दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए अगर बात करें, इसके निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? निवारण के लिए चाहिए उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या चाहिए? हमें उत्तल लेंस चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें ऐसे सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें दो लेंस सेट होते हैं। इसमें एक लेंस नेत्राकार लेंस होता है, दूसरा क्या होता है? एक नेत्रक होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विशेषण? तो देखो, प्रकाश जो हमारा नीला दिखाई देता है वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? हमारे प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति समान रहती है, या तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या जा रही है? दूसरे माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो समान रहती है, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति पर प्रभाव पड़ता है, गति घट और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी आवृत्ति के समान ही रहती है, आवृत्ति पे कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो भी उसकी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसकी गति पर प्रभाव पड़ेगा, गति बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का जो विसरण यानी फैलाव जो होता है वो किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण या हीलियम के कारण? तो प्रकाश जो होता है, देखो प्रकाश हमें जब ही प्रकाश कब पता चलता है? अंतरिक्ष में भी देखो प्रकाश होता है, यानी अंतरिक्ष में भी प्रकाश है, लेकिन अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष क्या है? बिल्कुल खाली है। तो प्रकाश जब ही दिखाई देता है जब वो किसी वस्तु से टकराए। तो हमारे वातावरण में क्या है? धूल कण है। जब प्रकाश धूल कणों से टकराता है इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी हमें वातावरण में क्या दिखती है? रोशनी दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। किसके कारण? धूल कणों के कारण, क्योंकि जब प्रकाश धूल कणों से टकराता है तो हमें दिखाई देता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो देखो, चंद्रमा पर क्या होता है? कोई भी वातावरण नहीं है, चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है, ना ही कोई वहां वायुमंडल है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? वहां कोई गैस वगैरह या धूलकण वगैरह नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर कोई धूलकण नहीं है। तो वस्तु प्रकाश कब दिखाई देता है? जब टकराता है। तो चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को जो अंतरिक्ष होता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देगा। आकाश उसका कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो पृथ्वी का आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारे धूल कण हैं जिससे प्रकाश टकराकर उसमें नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, इस कारण हमें आकाश क्या दिखता है? नीला दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंततः स्थापित है, तो उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा, किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यह आपको बताना है। तो बात करें, यह व्यवहार करेगा किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह। और अवतल लेंस को बात करें तो इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, लाल रंग का यूज करते हैं। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपित होता है। परिक्षेपित मतलब बिखरता कम है, यानी सीधा जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण, समुद्र का जो रंग है हमें नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है, नीला प्रकाश, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमें समुद्र कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। सूर्य और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण दिखाई देती है, यानी सूरज जो होता है सुबह के समय क्या होता है, सुबह या शाम के समय सूर्य को प्रकाश की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए प्रकाश लाल रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, हमें सूर्य या शाम के समय सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। किस कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो देखो अगर बात करें इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक जो रंग का बिखराव होता है वो बैगनी का, और सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैगनी रंग का सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं, लाल तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब अंतरिक्ष क्या है, निर्वात है, और पृथ्वी पर क्या है, वायु है, तो अंतरिक्ष और जब कोई प्रकाश की किरण अंतरिक्ष से वायु में आती है तो क्या होती है, वो अपने मार्ग से भटक जाती है, थोड़ा अवलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किसके कारण होता है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुरतीहीन दिखाई देता है, क्यों। सूखा बालू जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण, परावर्तन के कारण। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराती है तो क्या करती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये क्या है, हमारा परावर्तन है। पेरिस्कोप बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है, पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें होता है समतल दर्पण का। किसका, समतल दर्पण का इसमें प्रयोग होता है। तो आज हम रखते हैं इतने ही क्वेश्चन, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।